तब तक एक मित्र ने कहा कि आपका डीएसपी में हो गया है। हाँ। वो फिर उनसे फ़ोन काटे पहली बार, यानी फिर पिताजी हमारे जहाँ डेयरी, जैसे हम अपने घर पे थे और जहाँ डेयरी हमारी चलती है वो थोड़ा सड़क पे है, तो रोड पे, तो वहाँ थे। ठंडी का महीना था, वो कोहरा, जैसे गांव में अवधी भाषा में कोहरा यानी अलाव, वही ताप रहे थे। और भी कुछ लोग थे, क्योंकि बहुत से लोगों को पता था आज रिजल्ट आ रहा है, संभावनाएं हो जाएगा। फिर गए थे उन्हें बताने। उस दिन पिताजी ने हमारे छोटे के बाद अगर कभी गले लगाया होगा तो उसी दिन लगाया होगा। जब घर का कोई लड़का आईएएस बनने, पीसीएस बनने, आईपीएस बनने घर से दूर जा रहा होता है, तो उस समय की कुछ यादें हैं। यादों का मतलब कि माँ 2-4 पेड़ा बनाकर रख देती है, खजूर बनाकर रख देती है। उसको लगता है कि बेटा अब जाएगा तो 2-3 महीने बाद आएगा। उस माँ को लगता है कि वो पेड़ा, वो खजूर शायद 2-3 महीना चलेगा। पिताजी अपने आंसू को छुपा रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इन तमाम जज्बातों को अगर हम काबू में रखेंगे और जब अगले बार जब वहां पर तैयारी करके वो लड़का 1-2 साल के बाद आएगा, तब वो हमारा लड़का आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जैसे नामों से पुकारा जाएगा। हमारे बगल में सनी पांडे जी बैठे हुए हैं। सनी पांडे की हमने कहानी सुनी तो हमारे मन में हुआ कि जिज्ञासा हुआ कि एक बार अगर मौका मिले तो बातचीत किया जाए। परिचय आपको हम दे देते हैं कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। परिचय में यह है कि अब इस वक्त पर ये डीएसपी बन चुके हैं। ये कहानी बताते हुए कहते हैं कि 18 किलोमीटर हम पढ़ने जाते थे और 18 किलोमीटर वापस आते थे। वैसे जगह से हमने संघर्ष शुरू किया और इसके बाद गांव की उन पगडंडियों को छोड़कर जिन शहरों में चमचमाती सड़कें हैं, जहां पर तमाम लड़के तैयारी करने आते हैं, उस प्रयागराज में हम आए और तब उसी प्रयागराज के किसी एक जगह पर बैठकर हम सनी पांडे से बातचीत करने जा रहे हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे और परिचय हमने जितना आपके बारे में जाना उतना हमने दिया। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि बलरामपुर का जो याद होगा वो याद तो अब भी होगा वैसा ही कि 18 किलोमीटर जाते थे, आते थे। उस वक्त की जो याद है हम चाहेंगे कि जरा कुछ याद हो तो बताइए। उस समय जैसे भी 18 किलोमीटर वाली जो बात है, ये है हमारी 9th की तैयारी की। क्लास 9th में, जब 9th में एडमिशन लिए तो मुतौला पढ़ रहे थे, तो उससे पहले कोई स्कूल ही नहीं था यार। मुतौला हमारे घर से उतौला 18 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर ही बलरामपुर है। और साइंस वाले जो भी कॉलेज हैं या स्कूल हैं, वो या तो बलरामपुर में थे या उतौला में थे, या अगर दूसरी तरफ आओ तो गोंडा में मिलते या और अन्य जगह मिलते। तो कम से कम जो मिनिमम दूरी थी उतौला या बलरामपुर थी, जो 18 किलोमीटर। तो मैंने उतौला में एडमिशन लिया था। तो रोज साइकिल से 18 किलोमीटर जाना, 18 किलोमीटर आना, ये तो दिन पर दिन। और ऐसा भी किसी दिन हुआ होगा कि मुझे 2 दिन आना जाना पड़ा होगा। इससे होता है था कि 9th 10th में कोचिंग पढ़ना, सुबह 7-8 बजे जाना को ट्यूशन के लिए। अब 7-8 बजे गए हो, एक फिर शाम को हो गई, क्लास दिन में थी नहीं, तो 5-6 घंटा क्या करोगे, 7 घंटे। तो इससे होता था कि 18 किलोमीटर साइकिल से सामान था मुझे। अगर तेज़ चलाए तो 72 मिनट लगता था, नहीं तो अगर धीमे से चले तो 90 मिनट में आराम से आते जाते थे। एक टाइम शेड्यूल था जो। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता था कि मन करे कि घर से बोल कर जाने कि हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में हम बिना घर पे बताए कहीं गायब हो जाए, स्कूल बिना पहुंचे कहीं घूम रहे हैं, बस टाइम बिता दें? ऐसा जैसे टाइम कहाँ बिताएंगे। और पहली बात होता यह है कि किसी की रुचि होती है। हमारी इंटरेस्ट थी पढ़ाई में, तो ये था कि पढ़ने ही, यानी जब हम जैसे अगर ठंडी के समय में होता है, हम 7 बजे वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे उतौला। और ठंडी के समय में 7 बजे सूर्य भगवान नहीं निकलते हैं, मतलब जो दिन होता है वो 7 बजे होता ही नहीं है, यानी रात ही रात। उस समय छोटे 9 साल में जब 9th में पढ़ रहे थे तो उम्र कितनी 14 साल रही होगी, 13 साल 14 साल। वो छोटा सा बच्चे थे, सड़क पे जाना। और बलरामपुर क्षेत्र अभी ज़्यादा जंगल वाला क्षेत्र, अच्छे सड़क भी नहीं थे, डर भी लगता था, लेकिन वो होता है, जुनून था, जज्बा था कुछ करने का। अच्छा, घर का कोई मतलब आपके पहले कोई आदमी जो घर को छोड़कर प्रयागराज आया हो, लखनऊ गया हो, दिल्ली गया हो तैयारी करने कि हम 4 साल 5 साल जाके तैयारी करेंगे, कुछ हासिल करेंगे? नहीं, हम पहले व्यक्ति हैं घर के अपने कि जो पढ़ने आए, क्योंकि हमारे बड़े भाई थे, उनके पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो वही डेयरी वाला बिजनेस तो चलाने लगे जो हमारा है घर का है, दूध का। और फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा था, तो पहले उतौला, फिर बलरामपुर से ग्रेजुएशन किया, फिर आए यहाँ जीएस रोड में एडमिशन लिया, यहीं से तैयारी शुरू की। अच्छा, पहली बार जब आए होंगे तब तो घर के लोगों को बड़ा चिंता हुआ होगा कि बेटा जा रहा है, आज के पहले कोई गया नहीं है, माँ अलग समझा रही होंगी, पिताजी का जो उस वक्त पर पिताजी जितना दुनियादारी समझ पाए होंगे वो अलग समझा रहे होंगे। एक वो होता है कि छोटा, उस समय उम्र भी बहुत ज़्यादा थी नहीं, शायद ग्रेजुएशन के बाद ऑलमोस्ट 19 या 20 साल की उम्र रही होगी, आए तब थी 20 साल के थे ऑलमोस्ट। तो
और पहली बार इतना दूर गए नहीं थे कि उतौला बलरामपुर, इसके अलावा हम कहीं गए ही नहीं थे। जब प्रयागराज आए थे तो उसके अलावा हम कहीं गए ही नहीं थे। तो अपने घर से उतौला गए थे, बलरामपुर गए थे, गोंडा गए थे, 3 जगह के अलावा कहीं गए नहीं थे। तो प्रयागराज आ रहे थे, और प्रयागराज में एक हमारे गाँव के बगल के ही KPUC में रहते थे, तो उनके यहाँ पहले एक बार आए, उनके हॉस्टल में ही, KPUC हॉस्टल में। उन्हीं पहली बार GS वर्ल्ड में लाए, यहाँ मैंने डेमो क्लास किया, एडमिशन लिया, फिर तैयारी अपनी शुरू की। कुछ लोगों से मार्गदर्शन मिलता रहा, बहुत अच्छा ना भी मिला लेकिन मेहनत किया। ये बस ये जज्बा था कि करना बनना तो है। पहले में इंटरव्यू भी दे लिया, फिर दूसरे में मेंस नहीं निकला, क्योंकि जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया जिस दिन, शायद 12 सितंबर को फाइनल रिजल्ट आया, और 18 से फिर से मेंस था, तो तैयारी नहीं हो पाई। सोचा था कि हो सकता है इसी में हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इत्यादि चीज़ें ये, और सिविल सर्विसेज का क्षेत्र ही उतार चढ़ाव वाला होता ही है, इसलिए जो नए बच्चे तैयारी के उनसे कहेंगे हम धैर्य अपना न खोएं, लगातार मेहनत लेकिन ज़रूर करते रहें। वो जो गीता का है उद्देश्य है निष्काम कर्मयोग, उसको फॉलो करें। बहुत ज़्यादा रिजल्ट ना सोचें, मेहनत जितना कर सकता है पराक्रम की पराकाष्ठा कर दें, सिलेक्शन तो मिल ही जाएगा। अच्छा, प्रयागराज में दोनों चीजें हैं जितना मैंने महसूस किया है। जो धड़ा उधर से निकल कर आता है ना, ग्रामीण परिवेश से निकल के प्रयागराज में आता है कि हम स्टार लगाएंगे, वर्दी पहनेंगे, IAS बनेंगे, बड़ा बड़ा सपना लेकर, उसमें से हमको लगता है कि आधे से ज्यादा लोग डाइवर्ट हो जाते हैं नेतागिरी में। वो यहाँ पर आते हैं तो कोचिंग वगैरह में कर रहे हैं, फिर हवाबाजी वाला सिस्टम हो जाता है, रौला बनाने वाला, कि हम चौराहा पर खड़े हैं तो 5 लोग भैया भैया कहकर आगे पीछे। कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई ये तो बढ़िया है, सब भैया भैया कह के पीछे घूम रहा है, कुछ ऐसा हम भी करें, चौक चौराहा नापे? हाँ, मेरी पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट बहुत शुरू से था। हाँ। लेकिन होता है कि हम बहुत बड़े घर से थे नहीं, एक लोअर मिडिल क्लास घर से थे, तो पॉलिटिक्स करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। हाँ। वो था नहीं। घर से कितने 8-10 हज़ार महीने खर्चे मिलते थे, उसमें चाहे क्या कर लोगे। 3-4 हज़ार हमारे रूम का किराया था, वो जाता था। अकेले रहते थे क्योंकि हम 2 लोग रह ही नहीं पाते हैं कमरे में, हमारी आदत नहीं है, तो 4 हज़ार वही चला जाता था। 4,000-5,000 और लगता था, तो उसमें खर्चा चलाना होता था महीने भर का। तो कोशिश, और फिर ये था कि एक सपना था सिविल सर्विसेज वाला, तो उसे पूरा करना था। और क्योंकि पिताजी का वो जो सपना था उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करना था, वही मतलब एक सूत्रीय कार्यक्रम था। किसी प्रकार एक बार सिलेक्शन लेना है, नेता बनना तो फिर भी कभी संभव हो जाएगा, एक आगे पैसा भी हो जाएगा तब नेतागिरी हो जाएगा। अगर जिसका इंटरेस्ट हो। सिलेक्शन के बाद भी आजकल लोग इस्तीफा दे के पॉलिटिक्स में आ ही रहे हैं। हाँ, बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। तो और लेकिन नेता बनने के बाद सिलेक्शन होना ये संभव नहीं है, तो इसलिए पहले सिलेक्शन ले लो, बाद में अगर इलेक्शन का काम लगेगा तो हो जाएगा। हो रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बन गए हैं IRS महोदय। अच्छा, एक और चीज की अब थोड़ा पॉइंट पे बात करते हैं। जो लड़के IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, उन लोगों के मन में कुछ चीजें बड़ी मतलब बड़ा बड़ा चीज ठूस दिया जाता है कि ये करो, वो करो, ऐसा पढ़ो, वैसा पढ़ो। किसी एक विशेष जगह पर ही उनको दिखा दिया जाता है कि यहां पर जाओ। आपको क्या लगता है कि कोई फर्क पड़ता है उससे, और वहां पर जाने पर वाकई में सब कुछ पॉजिटिव भी होता है कि निगेटिव भी हो सकता है? पहली, रील और रियल में बहुत फर्क है। हाँ। जो रील में दिखता है वो रियल में नहीं होता है। हाँ, हाँ। और दूसरा बात, आज के जो सोशल मीडिया के युग में जो भी चीज़ चाहोगे, चाहे जंगल में बैठे रहो, अगर वहाँ नेट का कनेक्शन है तो जो कंटेंट चाहोगे वो सब उपलब्ध है। ऑनलाइन से उपलब्ध है, टेलीग्राम पे उपलब्ध है। तो ऐसा कहना कि एक नियत स्थान पे, हाँ, नियत स्थान का फ़ायदा एक ये होता है कि वहाँ पर एक आपका फ्रेंड सर्किल बन जाती है, माहौल होता है कि अगर आप डिस्कस करेंगे, जैसे पिछली बार ही हम मेंस की बात करें 2023 वाले में, तो ऐसे 5-6 लोग थे जो हम लोग साथ में ही चाय पीने निकलते थे इत्यादि, और 5-6 का ऑलमोस्ट 1-2 लोगों को छोड़ के सबका सिलेक्शन हो गया, अगर फ्रेंड सर्किल की बात की। तो इससे फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन ये कह देना कि केवल तभी हो सकता है, ये सही नहीं है। और फिर भी अगर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे 2 लोग अलग अलग हैं और फिर भी डिस्कशन के लिए आजकल तो जूम जैसे ऐप आ गए हैं जिनके उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके अंदर जिजीविसा है कुछ कर गुजरने की, तो संसाधन सब मिल जाएंगे। बस आपको एक दृढ़ संकल्प बनाना है कि ये करना है, और संसाधनों की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं। आजकल जो अच्छे कोचिंग की जो मटेरियल हैं टेलीग्राम पे फ्री पे उपलब्ध हैं, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप जाओ पैसा दो, जो जिनके पास है पैसा होते हैं उनसे कोई बात नहीं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो टेलीग्राम को खूब उपयोग करें। उस पर सारे कंटेंट वीडियोज जो बहुत महंगे महंगे टीचर पढ़ाते हैं, उस सब फ्री में मिल जाएंगे, उन्हें डाउनलोड कर लें, आराम से पढ़ें। और एक नियत टॉपर्स के कुछ वीडियो देख के अपनी रणनीति अपने अनुसार बनाएं। सबकी रणनीति अलग अलग होती है, और एक नियत वे में कंसिस्टेंसी के साथ लगातार 2-3 साल 4 साल मेहनत करें, आराम सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप इंटरव्यू में कितनी बार बैठे हैं? हम 3 बार इंटरव्यू दिए। आप 3 बार बैठे हैं।
कोई एक ऐसा सवाल जो दिमाग में क्लिक कर रहा हो कि उस पर लगा हो कि भाई ये कौन सा सवाल आ गया, अब तो लगता है कि फंस गए हम इंटरव्यू के दौरान? इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पहले अटेम्प्ट में पूछा गया था, हाँ। क्योंकि मेरा जूलॉजी ऑप्शनल था। जूलॉजी नहीं, जूलॉजी ऑप्शनल मतलब जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री मैंने बीएससी किया है। हाँ। तो इस संदर्भ में कुछ एनिमल क्लासिफिकेशन पर बात हो रही थी। तो उन्होंने वो एलिफेंट का जो तीत होता है जो बाहर निकले होते हैं उसके बारे में पूछा था कि ये कैसे इनका नेचर होता है, ये खोखले टाइप के होते हैं, क्या होता है इनका, क्या यूज है, इत्यादि सवाल जो कि लग रहा था कि कहाँ आके फंस गए हैं। तो ऐसे सवाल कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन फिर उसमें ऑप्शन ही होता है सॉरी सर बोल के आगे बढ़ने का। सॉरी सर बोल दीजिए कि इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा और है। नहीं पता है, तो फिर नेक्स्ट सवाल अच्छे से, जैसे इंटरव्यू में होता है कि एक दो सवाल का अगर आप सॉरी कह देंगे तो इसका कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता आपके मार्क्स में। जो क्वेश्चन आपने बताए हैं वो कैसे बताए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं, थोड़ा जिसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है। तो वो सवाल अगर आप गलत नहीं करते हैं, उसका अच्छे से आंसर देते हैं, फिर आपका इंटरव्यू मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। अब आखिरी का 2 सवाल पूछेंगे। जो पहला सवाल होगा ये होगा कि जब रिजल्ट आया जिसमें पता चला कि आप डीएसपी बन गए हैं, उस वक्त पर आप कहां पर थे, कौन कौन लोग साथ में थे, पहला फोन कॉल किसका आया बधाई देने के लिए, और पिताजी से जब बात हुआ तो पिताजी ने क्या कहा? ये आपकी बार जब रिजल्ट आया है 23 जनवरी को आया है, यानी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन था, 23 जनवरी को आया, 22 जनवरी को भंडारा करवा रहे थे। हाँ, घर पे थे। हाँ। और शायद शाम को 8:40 के आसपास रिजल्ट आया था। अच्छा। तो एक उस समय हम एक फोन पे एक मित्र से बात ही कर रहे थे, वो क्योंकि तब तक 2-4 घंटे पहले हल्ला हो जाता है कि भी रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट आएगा, तो वही सब एक दूसरे से फोन पे ही बिजी रहते हैं कि कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, किसी के पास पीडीएफ आई, इत्यादि चलती रहती है। तो एक फोन पे बात कर रहे थे, तब तक एक मित्र ने कहा कि आपका डीएसपी में हो गया है। हाँ। वो फिर उनसे फ़ोन काटे पहली बार, यानी फिर पिताजी हमारे जहाँ डेयरी, जैसे हम अपने घर पे थे और जहाँ डेयरी हमारी चलती है वो थोड़ा सड़क पे है, तो रोड पे, तो वहाँ थे, ठंडी का महीना था, वो कोहरा, जैसे गांव में अवधी भाषा में कोहरा यानी अलाव, वही ताप रहे थे। और भी कुछ लोग थे क्योंकि बहुत से लोगों को पता था आज रिजल्ट आ रहा है, संभावना हो जाएगा। फिर गए थे उन्हें बताने। उस दिन पिताजी ने हमारे छोटे के बाद अगर कभी गले लगाया होगा तो उसी दिन लगाया होगा। हाँ, पिता का गला लगाना जो है ना, मतलब वो बड़ा भावुक क्षण होता है कि पिता अपने बेटे को गला लगाए, क्योंकि एक पिता भी चाहता है, बेटा भी चाहता है गला लगा ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो लगा ले गला। तो फिर बताने, फिर उस वक्त पर आंखों भर आया होगा कि भाई पिताजी ने। हाँ, फिर ऑलमोस्ट बहुत से लोग गांव के इत्यादि लोग आ गए, रात भर वो फ़ोन कॉल्स इत्यादि चलते ही रही एक दूसरे मित्रों से। फिर बाद में ही कुछ और मित्रों का जिनका नहीं हुआ उनको भी संभालना था, उनसे बात करना कि उनको डांटा नहीं हुआ तो यार क्या अगले बार हो जाएगा, इत्यादि चीज़ें। वही रिजल्ट वाले दिन होता है, ये इसके 1-2 दिन ये पता करना कौन कौन हुआ है, डीएसपी में कौन है ये भी देखना पड़ता है कि अपने मित्र में कौन है, कहाँ गया है, इत्यादि चीज़ें रहती हैं। आपका रैंक कौन सा था? हमारा 29th रैंक था। 29th रैंक था डीएसपी में, पीसीएस में। अच्छा, अब आखिरी सवाल रहेगा, जब आप प्रयागराज में आए थे उस वक्त पर मोबाइल कौन सा था आपके पास? हमारा एक कोई कीपैड वाला मोबाइल था, एंड्रॉयड वाला मोबाइल तो नहीं था। एंड्रॉयड मोबाइल उसमें नहीं था, कीपैड वाला मोबाइल था। मैंने उसके 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल हम प्रयागराज में विदाउट एंड्रॉयड मोबाइल ही रहे हैं। हाँ। उसके बाद मैंने खरीदा था मोबाइल। एंड्रॉयड मोबाइल आने के बाद लगा कि कुछ सहूलियत हो गया है पढ़ाई लिखाई में? हाँ, कुछ हद तक पहले लगा था, लेकिन अब तो लगता है डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गया है। रील्स वाला जमाना आ गया। हाँ, पहले क्योंकि उस समय मैं जैसे होता क्या था, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चीज़ों में था, नहीं फिल्में देखने का शौक ही नहीं था, क्रिकेट देखना ही का शौक था। तो मैच में जिस दिन आया उस दिन मैच देखने लगे इत्यादि। उसके बाद फिर सिलेक्ट पढ़ने में, लेकिन जब यूट्यूब पे जानकारियाँ, जैसे आजकल जितने एजुकेशनल चैनल बनने लगे, फिर लगा कि हाँ इस पे ज्ञान का प्रसार हो गया है जो। और कोविड के समय में खासकर बहुत मदद किया यूट्यूब ने। कुछ चैनल जिसे हम फॉलो करते थे, जैसे ओनली IAS है, मिस्टर रिफॉर्सिबल सच है, GS वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल है, इत्यादि को देखते रहे, अपनी तैयारी से भी मजबूती मिली। कुछ टॉपर्स के वीडियोज कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई सफल होने के लिए, इत्यादि से फ़ायदा ही मिलता है। तो उस मोबाइल का यूज ऐसे करें जिससे वो वरदान हो, साबित हो, विषाप नहीं। क्योंकि अगर दिन भर रील देखते रहेंगे तो रील देखने से रियलिटी में कुछ चेंज नहीं हुआ। बाकी वीडियो यहाँ पर समाप्त करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। सनी पांडे जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, और सनी पांडे से बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कई हजार लोग आते हैं, उसमें से कई चुनिंदा लोग जो होते हैं वो सफल हो पाते हैं इस फील्ड में, और जो चुनिंदा लोग सफल हो पाते हैं वो फिर कई हजार लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाते हैं कि उनको देखकर कई हजार लोग उसी मोटिवेशन के साथ उस तैयारी में लगते हैं। बाकी सनी पांडे जी के इंटरव्यू पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।